स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले सीजन तक देख लिया था कि जिन्वू उस डबल डंजन के अंदर बच जाता है, उसको एक नया सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से वो अपने आप को लेवल अप करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। हालांकि वो लोगों के लिए एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन हकीकत में जितनी ज्यादा वो मेहनत करेगा उतना ज्यादा उसका लेवल अप होता जाएगा। यानी कि अब जिन्वू अपने आप को लेवल अप करके बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता है, यहाँ तक एक एस रैंक के हंटर से भी ज्यादा ताकतवर जिन्वू बन सकता है अब। और फिर इसी तरीके से जिन्वू अपने आप को लेवल अप करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डंजन्स में जाता है, जहाँ पर वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को किल करता है। और इसी तरीके से जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से लेवल अप कर रहा होता है। तो सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने घर पे आराम से घोड़ा बेच के सो रहा था, और तभी उसके फोन पर उसकी सिस्टर जिन्हा का फोन आता है जो कि उसको कहती है, क्या तुम भूल गए? वैसे तुम हो कहाँ पर? तुमको याद तो है ना? जिन्हू बोलता है कि किस बारे में? उसकी सिस्टर उससे कहती है कि आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। ये बात सुन के जिन्हू कहता है अरे, और फिर जिन्हू तुरंत तैयार हो जाता है। वो अपने सिस्टर के स्कूल पहुंचता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसको ही देखकर कहती है, क्या तुम सच में मेरे भाई हो ना? जिन्वू इतना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था, उसके मसल्स आ चुके थे, उसकी पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी थी वो चेंज हो गई थी। और इसीलिए जिन्वू अपनी सिस्टर से पूछता है कि वैसे तुम्हारी टीचर कहाँ पर है। उसकी सिस्टर तो अभी तक जिन्वू को ही देख रही होती है, क्योंकि जिन्वू काफी ज्यादा बदल चुका था। जिन्हा जिन्वू को देखते हुए कहती है, इंसान इतना ज्यादा बदल जाता है? और जब जिन्हा जिन्वू को अपनी टीचर से मिलवाने के लिए ले जा रही थी, तो उसके स्कूल की बाकी सभी जो लड़कियां थी वो तो बस जिन्वू को ही देख रही थी। वो जिन्वू की तारीफ करते हुए कहती है कि वाह, ये कितना हैंडसम है ना। ओ हाँ, सच में। जिन्हा जिन्वू से कहती है कि वैसे तुमको यहाँ पर देख लो, काफी सारे लोग देख रही हैं। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? है ना? सही बोला ना मैंने? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवा दूं। जिन्वू जिन्हा से कहता है अपना काम करो। उसकी सिस्टर कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद अगले सीन में जिन्वू जिन्हा की टीचर से मिलने के जिन्हा की टीचर जिन्हा की काफी तारीफ करती है और कहती है वो एक काफी अच्छी स्टूडेंट है और आशा है कि उसका मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। वो बाकी बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। उसके टीचरों को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा प्राउड होता है। उसके मॉक एग्जाम में भी काफी अच्छे नंबर आते हैं। पक्का अगली बार उसका मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। जिन्हू कहता है और आशा है कि तुम उसको ज्यादा पुश नहीं करोगे, वो जितना कर रही है वो अपने बेहतर दे रही है। तभी उसकी टीचर जिन्हू से बोलती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जिन्हू कहता है हाँ पूछिए। मान लो अगर जिन्हा का अवेकन हो जाए तो क्या तुम उसको एक हंटर बनने दोगे? जिसपे जिन्हू से कहता है कि नहीं। जिन्हू उनसे कहता है कि वैसे आपने मेरे से ये क्यों पूछा? जिसपे वो बताती हैं कि हमारी एक स्टूडेंट है जिसका भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, मैं चाहती हूँ कि क्या तुम थोड़ा सा उसको समझा दोगे? जिन्हू कहता है हाँ ठीक है देखता हूँ। इसके बाद हम लोग जिन्हा की जो फ्रेंड होती है उसको देखते हैं, जिससे जिन्हू मिलने के लिए जाता है। वो जिन्हू को देखकर पहचान जाती है कि इसको तो मैंने देखा था ना। और तभी जिन्हू उसको अपने फोन में अपनी सिस्टर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि समझ गई ना मैं कौन हूँ? जिसपे कहते ओ तो तुम जिन्हा के ब्रदर हो। जिसपे वो जिन्हू से कहती है, मेरे को नहीं पता कि तुमको टीचर ने क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं जाऊंगी और मैं एक हंटर बन के रहूंगी। जिसपे जिन्हू से कहता है कि वैसे तुम एक ई रैंक की हंटर हो, है ना? वैसे हाँ, तुम थोड़े बहुत पैसे कमा सकती हो एसोल्ट टीम में काम करके, वैसे फिर भी तुम्हारे लिए सब कुछ खतरा ही रहेगा। जिसपे वो कहती है, अगर तुम मेरे को यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आए हो ना तो निकल जाओ, और वैसे भी तुम भी तो की रैंक के हंटर हो ना। जिन्हू से कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे मना करने के लिए नहीं आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो भी काफी हैरान हो जाते, कहते हैं। जिन्हू से कहता है कि आओ मेरे साथ चलो। इस तरफ हम लोग मिस्टर च्यूल को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि असल में वांगडोंग सू को लेने गए थे। हंटर वांगडोंग सू मिस्टर च्यूल से कहता है कि वैसे ये शहर, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का जो चीफ है वो मेरे को पर्सनली पिकअप करने के लिए आएगा। मिस्टर च्यूल वांगडोंग सू से पूछते हैं कि वैसे आप यहाँ पर कितने दिन तक रहेंगे? जिसपे वो कहता है कि ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, चिंता मत करो तुम। मिस्टर च्यूल से आगे पूछते हैं, क्या वैसे तुम उन दोनों लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर वापस आए हो? जिसपे वांगडोंग सू उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि वैसे तुम लोग सर्विलेंस टीम वालों को दिखता नहीं है क्या? तुम लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया? तुम लोग की हरकतें, तुम लोग को तो जैसे मालूम ही नहीं है कि डंजन के अंदर क्या हुआ है। वो पहला एक ई रैंक का हंटर और एक वो दूसरा डी रैंक का। बस मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना, और हाँ वो दोनों बचेंगे नहीं। वैसे क्या तुम मेरे को रोकने के लिए आए हो अपनी इस बेकार की एबिलिटी के साथ? तो मुझे रोक नहीं पाएगा। जिसपे मिस्टर चूल्स को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। वांगडोंग सू हंसते हुए आगे चला जाता है। इस तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन के अंदर मिस्टर गो और मिस्टर चोई को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। मिस्टर को कहते हैं अच्छा तो वो लोग क्या समुद्र को पार करके आ सकते हैं? जिससे मिस्टर चोई उनसे कहते हैं कि हाँ सर, अब वैसे अभी तो नहीं आ पा रहे हैं, बट हाँ इन फ्यूचर कुछ ऐसा सीन हो सकता है। वैसे हम हर एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं ताकि हम लोगों से कुछ भी गड़बड़ी ना हो, कुछ भी ना छूटे। मिस्टर को कहते हैं कि ठीक है, ध्यान से सब कुछ ध्यान से देखते रहना। दूसरी तरफ हम लोग एक गेट को देखते हैं जिसके अंदर जिन्वू भी एंट्री करेगा। जिन्वू भी वहां पर पहुंच जाता है जिन्हा की फ्रेंड के साथ। जिन्वू वहां पर जो दो लोग खड़े होते हैं उनको कहता है तो कैसे हैं आप लोग? जिसपे वो लोग भी जिन्वू देखते हुए कहते हैं ओह काफी लंबा समय हो गया आपको देखे हुए। वैसे हमको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप हमको कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी वो जिन्हा की जो फ्रेंड होती है उसको देखते हैं, जिसको देखते हुए कहते हैं अरे
तुमसे तो हम पहले मिल चुके हैं ना। तभी जिनवू उनको बताता है कि मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिससे वो लोग कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, और फिर लोग थोड़ी बहुत बातचीत करने लग जाते हैं। वो लोग जिनवू को बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है, उसको ज्यादा समय ओपन हुए नहीं हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, तो अभी एक टीम है जो कि उसके अंदर एंट्री करने वाली है। तभी उस टीम का लीडर होता है, वो उन लोगों से बोलता है कि वहाँ पर क्या तुम लोग बातचीत कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए नहीं आए हैं। जिसपे वो लोग रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि सॉरी सर थोड़ा सा लेट हो गया। जिसपे वो ए रैंक का हंटर किम चुल उन लोगों से कहता है क्या हुआ, कितना समय लगेगा अभी। और वो लोग जिनवू को बताते हैं कि एक हंटर है जो कि एक टैंक है जिसका नाम किम च्यूल है, और ये इस एसोल टीम का लीडर है। वैसे उसको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भेजा गया है कि ताकि वो एनवायरनमेंट से जो गेट के अंदर होता है उससे अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। किम चुल साइड में अपना मुंह करते हुए कहता है कि हाँ मेरे को ई रैंक के हंटरों से नफरत है, और वैसे भी दो ई रैंक के हंटर, ये क्या है। और यहाँ पर जो एसोल्ट टीम इस गेट के अंदर एंटर करेगी, इसके अंदर टोटल एक ए रैंक का हंटर, 5 बी रैंक के हंटर्स और 2 सी रैंक के हंटर हैं। साथ ही में 2 ई रैंक के हंटर हैं, जिनवू और जिन्हा की फ्रेंड। तो टोटल 10 लोग इस रेड मिशन के अंदर जाएंगे। जिनवू जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे मैं इसको यहाँ पर ले तो आया हूँ, आशा है कि अंदर का सिनेरियो को देखकर ये जरूर गिव अप कर देगी। वैसे टीम के अंदर काफी सारे लोग हैं, और अगर ये क्वेस्ट काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गया तो ये तो पॉइंटलेस बात हो जाएगी। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। और तभी मिस्टर वैंग वहाँ पर आकर जिनवू से कहते हैं कि वैसे ये नए लोग हैं तो इनको थोड़ी सी आप अपॉर्चुनिटी दे दीजिएगा, आप दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहिएगा, ठीक है। जिसपे जिनवू भी कहता है कि हाँ चलो ठीक। जिनवू भी कहता है हाँ ठीक है समझ गया। और फिर ये लोग एक एक करके उस डंजन के अंदर एंटर करने लग जाते हैं, और फाइनली जिनवू भी उस डंजन के अंदर एंटर करता है। लेकिन जैसे जिनवू डंजन के अंदर एंटर करता है तभी वहाँ पर एक रेड कलर की लाइट चमकती है। जिनवू कहते हैं ये क्या है, और तभी ये जो एक ब्लू कलर का गेट होता है एक्चुअल में एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो असल में एक रेड गेट ही था जो कि बाहर से देखने में एक नॉर्मल गेट सा लग रहा था। हालांकि जिनवू उस गेट से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू पूरी तरीके से उस गेट के अंदर एंटर हो चुका था। बस जिनवू को जो शरीर था थोड़ा सा वो बाहर था, और इसीलिए जिनवू उस गेट के अंदर जाते जाते ये जो बाकी सर्विलेंस टीम के मेंबर होते हैं इन लोगों को बता के जाता है ये एक रेड गेट है, और इसीलिए फटाफट हंटर एसोसिएशन से बाकी लोगों को यहाँ पर बुलाओ। और फिर ये लोग उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं, और वो लोग भी डायरेक्टली मिस्टर बेक को कॉल करते हैं। मिस्टर बेक कहते हैं क्या एक सी रैंक का गेट एक रेड गेट बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है, बाकी लोगों को जल्द से जल्द कॉल करो, मैं भी वहाँ पहुंच रहा हूँ। और जैसे ही जिनवू की आंख खुलती है वो सामने का नजारा देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने बस बर्फ ही बर्फ होती है। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। वो लोग कहते हैं क्या, अरे नहीं अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो वापस भी नहीं जा सकते हैं। जिसपे उनका लीडर उन लोगों को बताता है कि एक रेड गेट है। ये बस उनके सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसपे हैन जिनवू से पूछती है कि वैसे ये रेड गेट क्या होता है। जिनवू उसको बताता है कि रेड गेट ये एक ऐसा डंजन होता है, ये एक ऐसा डंजन होता है जिसमें आने के बाद बाहर की दुनिया से तुम्हारा पूरी तरह से जो कॉन्टेक्ट होता है वो खो जाता है, यानी कि तुम बाहर की दुनिया से कुछ भी बातें नहीं कर सकते हो। इस डंजन से बाहर जाने का सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो डंजन ब्रेक हो जाए और या तुमको फिर बॉस को हराना होगा, और बाहर की दुनिया का कोई भी इस गेट के अंदर भी एंटर नहीं कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मर जाओ, क्योंकि यही 3 ऑप्शन है यहाँ पर से बाहर जाने का। और तभी इन लोगों के ऊपर एक एरो से अटैक होता है। हालांकि हैन को जिनवू बचा लेता है, लेकिन जो उनका दूसरा साथी होता है वो मारा जाता है। हैन भी वैसे इस अटैक से मारे जाते, लेकिन जिनवू ने उस एरो को अपने हाथ से ही पकड़ लिया था। अब इस चीज को एक दूसरी जो हंटर होती है वो नोटिस कर लेती है कि जिनवू के पास तो कुछ तो सेंस है, कि जिनवू ने आखिरकार किस तरीके से इतनी तेज आता हुआ एरो को पकड़ लिया अपने हाथों से। तभी वो लोग देखते हैं कि असल में इन लोगों के ऊपर जो आइस एल्फ्स होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। ये लोग भी देखे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिनवू उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है ओ, तो तभी इन लोगों को मेरे को सेंस नहीं आई। वैसे इन आइस एल्फ्स ने उन 2 लोगों के ऊपर अटैक किया, उन लोगों को टारगेट किया जो कि सबसे ज्यादा कमजोर थे, एक ये जो मारा गया और एक हैन। और अगर ये सिचुएशन 2 महीने पहले हुई होती तो शायद मैं भी मारा जाता। हैन जिनवू से पूछती है कि आखिरकार ये लोग कौन है। जिनवू उसको बताता है कि ये लोग आइस एल्फ हैं। इन लोगों को जो मारने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इनको तुम व्हाइट एविल गोस्ट कह सकती हो, और इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है आइस स्लेयर। तभी इनकी टीम का जो लीडर होता है ये सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, ये जगह आपका अच्छे से खाली नहीं है, और हम लोग को दूर दूर तक कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। अब हम लोग को खुद ही यहाँ पर सरवाइव करना होगा, और अब इस पैनिक सिचुएशन में तुम सभी लोग मेरे को फॉलो करो अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अब हम लोग 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाएंगे। ये बात सुनकर जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो लीडर आगे बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे तो शायद हम लोग फ्रीज होकर मर जाएं या मार दिए जाएं, तो हम लोग को यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप में जाना होगा, और जो लोग भी मेरे को फॉलो करेंगे वो जिंदा बचेंगे, वो सर्वाइव करेंगे। और फिर सभी लोग उसके साथ जाने लग जाते हैं। तभी उनमें से जो हंटर जो कि सी रैंक से नीचे का होता है वो भी जाने के लिए कहता है, तो वो उससे को धक्का मार के नीचे गिरते हुए कहता है कि नहीं 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 तू नहीं जाएगा, सी रैंक और उससे नीचे कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। और वो जिनवू और हैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ तुम दोनों भी नहीं आओगे मेरे साथ। और वैसे भी इस जगह पर एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है, यानी कि बाहर की दुनिया में अगर 1 घंटा बीतेगा तो यहाँ पर 1 दिन बीत जाएंगे। हम लोग को महीनों लगेंगे यहाँ के बॉस को हराने में, और या फिर हम लोग को यहाँ पर डंजन ब्रेक का इंतजार करना होगा। और मैं जिंदा लाशों को अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ,
तुम लोग तो वैसे भी मर जाओगे। वैसे तुम लोग इतना यार उदास मत हो यार, मैं तुम लोग को वापस लेने आऊंगा। पहले हम लोग यहाँ के जो बॉस है उसको हरा देंगे ना, उसके बाद तुम लोग को लेने जरूर आएंगे हम लोग, अगर जिंदा बचे तो। तभी उनमें से जो बी रैंक की हंटर होती है वो उससे कहती है कि बुरा ना मानो तो क्या मैं इन लोगों को ज्वाइन कर लूं, जिसपे वो कहता है कि हाँ कर लो, तुम्हारी मर्जी है। और फिर वो जिन्वू की टीम को ज्वाइन कर लेती है। किम चुल अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सिंपैथी देने जा रही है, ठीक है जा। तभी वो गर्ल जिन्वू के पास आते हुए कहती है कि किम तो पागल है, उसने उस आते हुए एरो को नहीं देख पाए, तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो, है ना। अपने मन में सोचते हुए कहती है कि एक ए रैंक का हंटर है या शायद उससे भी हायर रैंक का। और फिर किम जिन्वू को कहता है कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, तुम उस तरफ जाओ। और फिर ये दोनों टीम अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। इसके बाद हम लोग किम चुल के जो ग्रुप होता है उसको देखते हैं। जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं कि तभी किम वहां पर रुकता है। उसके साथी उससे कहते हैं कि क्या वो कैप्टन, जिसपे वो कहता है कि वो देखो पेड़ों पर वो निशान, यहाँ पर आसपास जरूर मॉन्स्टर्स हैं। आइस बियर, वो जो बाकी ई रैंक के हंटर्स है ना वो तो बस मरने वाले हैं। कि बाकी साथी भी कहते हैं कि मारे जाएंगे वो लोग जल्दी। वैसे उन लोगों को तो शायद ट्रेनिंग भी ना मिली हो, लेकिन किम तो अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे उनकी टीम में एक सी रैंक की हंटर एक बी रैंक की हंटर है, लेकिन आखिरकार मैंने उसको कैप्टन क्यों सोचा। यानी कि जिन्वू की बात कर रहा होता है, क्योंकि उसने डायरेक्टली जिन्वू को एक ऑर्डर दे दिया था कि हम इस तरफ जा रहे हैं, तुम उस तरफ जा रहे हो। यानी कि इसको अकॉर्डिंग जिन्वू एक कैप्टन है। और अब इसलिए ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने एक ई रैंक के हंटर को कैप्टन कैसे चुन लिया, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो कैप्टन है। और तभी इन लोगों को भालू की यहाँ पर आने की आवाज आती है। किम इन सभी लोगों को कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। और फिर तभी यहाँ पर काफी बड़े बड़े आइस बियर्स आते हैं, जो कि आते ही इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। किम इन लोगों से कहता है कि अपनी जिंदगी खुद ही बचाओ। और फिर यहाँ पर उनमें से एक आइस बियर को मार देता है। उनमें जो दो आइस बियर होते हैं वो अभी भी नहीं मरे हुए थे, और इसीलिए वो किम के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इसी नहीं पे कट होता है। इसके बाद हम लोग जिन्वू की टीम को देखते हैं। तभी इनमें जो बी रैंक की हंटर पार्क हीजिन होती है वो जिन्वू को रोकते हुए कहती है कि रुको। जिन्वू कहता है क्या हुआ, जिसपे वो बताती है कि ये देखो पेड़ों पे निशान, यहाँ पर जरूर आसपास आइस बियर है, तो हम लोगों को संभल के रहना होगा और हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि ये आइस बियर की टेरिटरी है। तो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। जिसपे जिन्वू कहता है कि नहीं रुको, हम लोग को इस फॉरेस्ट में और भी अंदर तक चलना चाहिए। जिसपे वो कहते हैं क्या और भी गहरे तक, जिसपे लोग कहते हैं क्या और भी अंदर, ये पूरी आइस बियर की टेरिटरी है। जिसपे जिन्वू लोगों से कहता है कि अगर हम लोग इस जगह पर हैं और ये अगर आइस बियर की टेरिटरी है तो इसका मतलब ये है कि हमारा दुश्मन सिर्फ इस समय आइस बियर है और कोई नहीं, क्योंकि वो लोग स्मार्ट आइस एल्फ से तो कमजोर ही होते हैं ना। जिसपे पार्क हेजन अपने मन में सोचते कहते हैं ओ, तो अगर यहाँ पर काफी सारे आइस बियर होंगे तो फिर यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट अपीयर नहीं हो सकता। और फिर जिन्वू को रिप्लाई देते हुए कहती है कि इस चीज के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। जिन्वू कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जिन्वू आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ओह वैसे यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है। और फिर जिन्वू अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है, उसमें जो गर्मा गर्म स्वेटर होते हैं वो निकालता है और उन लोगों को देते हुए कहता है कि ये लो इसे पहन लो। ये सब कुछ देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। कहते हैं जहाँ तक मेरे को याद है हाई रैंक के जो हंटर होते हैं वही सिर्फ 2 या 3 लेवल आइटम को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन तुम तो। और फिर ये लोग गर्मा गर्म स्वेटर पहन लेते हैं, जैसा कि हमारे व्यूअर ने पहन रखा है। हाँ पता है इस समय ठंड है, सबने पहन रखा है, तुम लोग भी पहन लो। जिन्वू ने भी पहन लिया है। और तभी हैन जिन्वू से कहती है कि आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो कौन। जिन्वू उसके पास जाता है, उससे कहता है कि मैं वो हूँ जो कि तुमको यहाँ पर लेकर आया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा और इसके बदले में तुम कोई भी सवाल मत पूछना। और हाँ ये सेम चीज तुम सभी लोगों को भी बता देता हूँ, प्लीज मेरे से कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। और तभी यहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है, जिसको देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उससे लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। जिन्वू उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि नहीं रुको। और फिर जिन्वू अपना सिस्टम ऑन करता है और अपना टाइटल चेंज करता है। इस तरफ हम लोग डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर बेग पहुंच चुके होते हैं। वो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो डंजन होता है पूरी तरीके से सील हो गया होता है, यानी कि ये लोग भी अब डंजन के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। मिस्टर बेग कहते हैं कि अगर उनकी किस्मत में रहा तो कुछ ए रैंक के और बी रैंक के हंटर ही वहाँ से जिंदा वापस आ पाएंगे। हम लोग सिर्फ मिस्टर किम के ऊपर ही डिपेंड हो सकते हैं। जिसपे वहाँ पे जो सर्वेलेंस टीम के लोग होते हैं वो उन लोगों को बताते हैं कि सर मैं सच से बताऊं अगर तो उस एसओएल टीम के साथ बाकी 2 लोग और भी एंटर हुए थे। जिसमें मिस्टर बेग कहते हैं क्या 2 लोग और कौन कौन, में से एक है सांग जिन्वू। जिसमें मिस्टर बेग उससे कहते हैं क्या उसकी रैंक क्या है। वो डरते हुए कहता है कि सर उसकी रैंक उसकी रैंक है सर, लेकिन हाँ लेकिन सर उसका रीवेक हुआ है। जिसपे मिस्टर बेग कहते हैं कि पक्का ना, पक्का सही बात है ना। जिसमें मिस्टर बेग समझ जाते हैं कि ये डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, यानी कि इसको खुद भी नहीं पता है कि वो एक ई रैंक का हंटर है, वो रीवेक्ड हुआ है उसका। तभी यहाँ पर वांग डोंग सू आता है। ओ तो व्हाइट टाइगर गिल्ड से कोई बड़ा आदमी आया है। वैसे यहाँ पर सिचुएशन क्या है, वैसे कोई ए रैंक का गेट अपेयर हुआ है क्या। मिस्टर बेग उसको यहाँ पर देखते कहते ओ वांग डोंग सू तुम। वांग डोंग सू उनको रिप्लाई देते कहता ओ मिस्टर बेग, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों की मुलाकात कुछ ऐसे और इस जगह पर होगी। मिस्टर बेग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम तो अमेरिका में थे ना।
वांग डोंगसू से कहता है कि मैं यहाँ पर कोई अपना काम करने के लिए आया हूँ। वैसे मैं तुमसे एक चीज पूछूं, आखिरकार तुमने एक ई रैंक के हंटर को, जो कि एक मेंबर भी नहीं तुम्हारी टीम का, उसको तुमने गेट के अंदर जाने की परमिशन कैसे दे दी? जिसमें मिस्टर बेग कहते हैं क्या, किसकी बात कर रहे हो तुम? वांग डोंगसू कहता है कि मैं सांग जिनवू की बात कर रहा हूँ। मिस्टर बेग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं क्या, इसको सांग जिनवू के बारे में कैसे पता? वांग डोंगसू उस गेट की तरफ देखते हुए कहता है ओ काफी समय हो गया क्या इस गेट को ओपन हुए? वैसे ये रेड गेट ओपन कब हुआ है? चलो उसको देखते हैं। वैसे जहाँ तक मेरे को लगता है वो इस गेट के अंदर मर जाएगा। मिस्टर च्यूल वांग डोंगसू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि सांग जिनवू तुम किस्मत वाले हो कि जिस गेट के अंदर तुम एंटर किए वो रेड गेट में कन्वर्ट हो गया। अब वांग डोंगसू चाह कर भी तुमसे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन अगर क्या हो कि तुम वहां से जिंदा वापस आ जाओ। इस तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि उन आइस बियर की गंदी वाली पिटाई कर रहा होता है। बाकी सभी जो उसके टीम के मेंबर होते हैं वो सब कुछ देखे तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार एक ई रैंक का हंटर इस तरीके से किस तरीके से आइस बियर्स को मार रहा है, और जिनवू आइस बियर्स को मार मार के अपना बस लेवल अप कर रहा होता है। जिनवू कहता है जैसे कि एक रेड गेट है तो मेरे को काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, मेरा लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। तभी जो हंटर पार्क हेजिन होती है जिनमें से कहती है कि आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो कौन? और काफी ज्यादा रात भी हो गई होती है और इसीलिए ये लोग जगह टेंट लगाकर वहां पर अपना खाना वाना खा रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर जिनवू नहीं होता है, बाकी जो उसके टीम के 3 मेंबर होते हैं यहाँ पर होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिरकार देखा तुमने किस तरीके से वो आइस बियर्स के ऊपर अटैक कर रहा था, उनको मार रहा था। वो तो काफी ज्यादा अलग ही इंसान है, मतलब है कौन वो, कुछ समझ नहीं आता क्या है वो। इस तरफ हम लोग जिनवू देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने बाकी सभी शैडो सोल्जर और इग्रीस को समन करता है ताकि वो लोग यहाँ पर जितने भी आइस मॉन्स्टर्स आ रहे हैं उन सभी को मार सके। जिनवू इग्रीस से कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे शैडो सोल्जर्स की पहली लड़ाई है। और इस तरफ काफी सारे आइस बियर और दूसरी तरफ होते हैं एक ग्रीस के साथी, यानी कि जिन्हों के बाकी जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो एक साथ इन आइस बियर्स के ऊपर अटैक करके इन लोगों को मारना शुरू करते हैं काफी ज्यादा तेजी से। हालांकि जो आइस बियर्स होते हैं वो भी जिन्हों के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्हों के जो शैडो सोल्जर्स हैं जैसा कि वो लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं तो वो फिर से रीजनरेट होकर इन आइस बियर्स को मारते जा रहे थे। और काफी सारे आइस बियर भी इनको मार रहे थे और आइस बियर्स को ये लोग भी मार रहे थे। लेकिन एट द एंड बात की जाए तो आइस बियर्स ही मर रहे थे ना, क्योंकि जिन्हों के शैडो सोल्जर तो अपने आप को रीजनरेट कर ले रहे थे ना। और तभी इन आइस बियर का जो बॉस होता है वो यहाँ पर आता है और काफी तेज है, जिनको जितने भी शैडो सोल्जर्स होते हैं उनको मारते जो जा रहा होता है। जिनको से कुछ देख के काफी हैरान होता है, कहता ये बात है, चलो ठीक है। और फिर इग्रीस को कहता है कि ग्रीस जाओ तुम्हारी बारी है, और फिर इग्रीस जाता है बॉस आइस बियर से लड़ने के लिए। हालांकि शुरुआत में तो इग्रीस को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, लेकिन फाइनली इग्रीस उस बॉस आइस बियर को मार देता है। जिनको कहता है कि कोई भी चांस नहीं है बचने का अगर इग्रीस अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करे तो। और इस समय हम दोनों एक ही लेवल पे हैं, या शायद ये मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर जिन्वू इग्रीस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इस तरफ ए रैंक का हंटर जो किम होता है उसकी तो हालत खराब हो गई होती है, क्योंकि उसके सामने ही उसके जो बाकी मेंबर्स थे वो मारे जा रहे थे। आइस एल्फ ने इन सभी लोगों को लगभग मार ही दिया होता है। किम कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक इलाइट मेंबर बनने वाला था, आखिरकार मैं इस तरीके से इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और जो आइस स्लेयर्स होते हैं ये तो बस यहाँ पर हंस रहे होते हैं। तभी उसकी टीम का जो एक मेंबर बचा हुआ होता है वो कहता है कि कैप्टन, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा आइस स्लेयर आकर उसको मार देता है। उसको देखते ही कैप्टन किम की तो हालत खराब से हो जाती है, कहते हैं और वहां से भाग जाता है। और फिर यहाँ पर एंट्री लेता है आइस स्लेयर का बॉस। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।